आप सभी का स्वागत है एजुकेशन हब के एक और नई वीडियो में। तो आज का जो अपना वीडियो होगा ये होगा राजस्थान का एकीकरण का दूसरा पार्ट। इसे इस पार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा राजस्थान के एकीकरण के पूरे पूरे 7 चरण। इससे पहले जो पार्ट 1 था, यानी कि जो पार्ट 1 था, उस पार्ट 1 में मैंने राजस्थान के एकीकरण के जितने भी बेसिक्स थे, यानी कि चरणों को छोड़कर एकीकरण को ध्यान में जो जो भी बातें अगर आपको इम्पोर्टेंट लगती है, चरणों को छोड़कर वो सभी बातें मैंने उसके जो इससे पहले वाला जो पार्ट है उसमें फुल्ली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे राजस्थान के एकीकरण के वो पूरे 7 चरण, और मैं आपको समझाऊंगा उस पूरे 7 चरणों को आप किस तरह से याद करें और उन 7 चरणों में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का एकीकरण और उसके पूरे 7 चरण। तो देखो राजस्थान के एकीकरण की बात करें तो राजस्थान का जो एकीकरण था वो हुआ था पूरे 7 चरणों में, और उन 7 चरणों में जो टाइम लगा था वो लगा था एक तो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन इसमें टाइम लगा था, और ये हुआ था 7 चरण में। मैं आपको पहले उन 7 चरणों का एक बार उनके नाम और उनकी डेट आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ, और ये भी बताता हूँ कि इस चीज़ को कैसे याद करते हैं। तो चलिए एक बार उनके 7 चरणों के नाम कंफर्म कर लेते हैं। सबसे पहला जो नाम आता है फर्स्ट चरण का, वो नाम है मत्स्य संघ। मत्स्य संघ। दूसरा जो चरण था उस चरण का नाम है पूर्वी राजस्थान संघ। पूर्वी राजस्थान संघ। तीसरा जो चरण था उसका नाम है संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान। और जो चौथा चरण था उसका जो नाम है वो है वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान। पांचवा जो चरण था उसका नाम है इसमें वृहद प्लस संयुक्त हो गया था, यानी कि वृहद संयुक्त राजस्थान। और जो छठा चरण है वो है राजस्थान संघ। राजस्थान संघ। और जो सातवां और अंतिम चरण है वो है राजस्थान, यानी कि संपूर्ण राजस्थान। ठीक। अब इनकी डेट्स के बारे में अगर हम देखें तो मत्स्य संघ की जो डेट है मैंने आपको पहले ही बताई थी कि राजस्थान का जो एकीकरण था वो प्रारंभ हुआ था 18 मार्च से। 18 मार्च 1948। 18 मार्च के बाद में फिर डेट आती है 25 मार्च। 25 मार्च 1948। 25 मार्च के बाद में जो डेट थी वो थी 18-25-18, यानी कि 18 अप्रैल। मार्च के बाद में कौन सा महीना आता है? अप्रैल 1948। फिर 18-25-18 फिर आई थी 30 मार्च। वापस से पूरा साल निकल गया, यानी कि अप्रैल के बाद में पूरा साल निकला, और यानी कि यहाँ पे हो गया साल चिन्ह 1949, यानी कि 30 मार्च 1900 सॉरी, ये जो 18 अप्रैल था, 18 अप्रैल के बाद में 30 मार्च आया। हाँ, तो ये जो डेट है ये एकदम राइट है, यानी कि 30 मार्च 1949, यानी कि अप्रैल के बाद में पूरा एक साल निकल गया, तो 1948 आ गया 1949। ठीक। फिर 18-25-18 30 15 मई 1949, यानी कि मार्च के बाद में मार्च अप्रैल मई आ गया, यानी मई 1949। फिर आया मई के बाद में आया 18-25-18 30-15-26 कौन सी? जनवरी वाली। और जनवरी यानी कि मई के बाद में मई मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर जनवरी, यानी कि साल हो गया चेंज 1950। ठीक। फिर लास्ट का जो चरण है सातवां, आप सभी को याद है कि जो सबसे लास्ट में जुड़ा था वो जुड़ा था अजमेर, और अजमेर की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 नवंबर को, यानी कि 1 नवंबर 1956। तो ये लास्ट वाली डेट को आप याद रखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जैसे कि मैंने आपको एक पहले ट्रिक भी बताई थी कि इसको याद रखने की आपको एक अच्छी सी ट्रिक ये है, इसका ये एक बना लो रिदम कि 18-25-18 30-15-26-1। और मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था कि अपन साल को कैसे याद रखना है। जैसे कि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 18 मार्च 1948 से, फिर मार्च के बाद में आया 18 मार्च, फिर 25 मार्च, यानी कि मार्च एक महीने से, तो साल भी सेम। मार्च के बाद में आया अप्रैल, यानी कि एक महीना बदला तो साल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि 48। फिर मार्च के बाद में अप्रैल के बाद में वापस मार्च आया, यानी कि अप्रैल वाला जो साल था 1948 वाला ये पूरा ही निकल गया। फिर अगला जो साल आया वो आया 1949 की कौन सी डेट थी? 30 मार्च। फिर 30 का आधा हो गया 15, और 15 कौन सा? मई वाला। तो
मार्च अप्रैल मई, यानी कि साल चेंज नहीं हुआ, यानी कि 49 का 49। अब नेक्स्ट आया 26, 26 कौन सी, जनवरी की। और ये जो मई वाला साल था ये भी पूरा निकल गया, यानी कि 1950 आ गया। लास्ट वाले में कोई दिक्कत है ही नहीं, सबको याद है कि अजमेर 1 नवंबर 1956 को था। तो इस तरह से भी आप इन 7 चरणों की डेट याद रख सकते हैं। तो अब चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो चरण है मत्स्य संघ, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि इसमें कौन कौन से रियासत मिली है, कौन कौन से प्रधानमंत्री रहे, कहाँ पर क्या किसने उद्घाटन किया, और जो मतलब जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में करते हैं चर्चा। तो बात करते हैं फर्स्ट चरण मत्स्य संघ। फर्स्ट चरण मत्स्य या मत्स्य संघ इसको बोलते हैं। और इसकी जो डेट मैंने आपको बताई थी वो थी 18 मार्च 1948। ठीक। और मत्स्य संघ की बात करें तो इसके अंतर्गत जो रियासत आती है वो आती है ABCD प्लस, इसमें एक ये भी आता है ठिकाना, और वो ठिकाना था निमराना, जो कि पड़ता है अपने अलवर में। ठीक है। ए से आता है अलवर, अलवर के बाद में भरतपुर, भरतपुर के बाद में करौली, करौली के बाद में धौलपुर। ABCD इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर की बात करें तो ये तो थी इसमें 4 रियासत और एक ठिकाना था जो कि अलवर में था, वो था निमराना। यानी कि इसमें कुल मिला के 5 इकाइयाँ थी, 5 इकाइयाँ। अब इसके PM की वगैरह बात करें तो देखो, फर्स्ट जो चरण था उसकी राजधानी की बात करें तो उसकी जो राजधानी बनाई गई थी वो बनाई गई थी अलवर को। ठीक। राजधानी के बाद में बात करें राज प्रमुख की, तो राज प्रमुख बनाए गए थे उदयभान जी, उदयभान जी धौलपुर वाले, धौलपुर के जो राजा थे। ठीक। उसके बाद में PM की बात करें तो PM थे शोभाराम, शोभाराम कुमावत। और इसमें 2 नाम आते हैं, एक तो शोभाराम कुमावत, सॉरी वो आते हैं उप प्रधानमंत्री में, जो कि अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में होना चाहिए कि उनका संबंध इससे भी है। तो वो थे उप प्रधानमंत्री, यानी कि उप PM, सब प्राइम मिनिस्टर। और ये तो थे जुगल किशोर, जुगल किशोर, जुगल किशोर चतुर्वेदी। क्वेश्चन इस तरह भी बन जाता है कि जुगल किशोर चतुर्वेदी का संबंध किस चरण से था या फिर कौन सी रियासत से था। जुगल किशोर चतुर्वेदी। और एक थे गोपीलाल यादव, जो कि करौली में जो करौली प्रजामंडल था इनका संबंध इससे भी है, गोपीलाल यादव। तो आपको इसमें ध्यान में रखना है, एक तो ये दोनों नाम कि अगर डीप क्वेश्चन पूछेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 नाम की पूछ सकता है, और एक PM पूछ सकता है शोभाराम कुमावत। उसके बाद में इसका नामकरण की बात करें तो इसका नामकरण जो किया था वो किया था, नामकरण की बात करें, नामकरण तो वो किया था KM मुंशी ने। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, KM मुंशी, बस आपको ये ध्यान रखना है कि नामकरण KM मुंशी ने किया था। उसके बाद में उद्घाटनकर्ता, उद्घाटनकर्ता, तो उद्घाटनकर्ता की बात करें तो वो किया था NV गौडगिल ने। NV गौडगिल की बात करें तो इन्होंने 2 चरणों में उद्घाटन किया था, एक तो फर्स्ट में और एक सेकंड में। तो फर्स्ट सेकंड में दोनों जगह यहीं पे आएंगे, और तीसरे चरण में आएंगे पंडित नेहरू, और चौथे में आएंगे सरदार पटेल जी, जो कि उसके बाद तक 7 चरण तक वही रहे थे उद्घाटन करता। और उसके बाद में अगर इसकी जगह पूछे कि कहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ था तो वो हुआ था लोहागढ़ में, लोहागढ़ भरतपुर वाला, भरतपुर में जो है इसकी स्थिति वो है भरतपुर में। तो फर्स्ट चरण से अगर मैं आपको बताऊं कि आपको इसमें कौन कौन सी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट भी ध्यान में रखनी है, तो आपको देखो इसमें एक तो उद्घाटन भी बहुत सी बार पूछ लिया है, तो आपको उद्घाटन भी ध्यान में रखना है। उसके बाद में अगर ज़्यादा से ज़्यादा डीप में गया तो लोहागढ़ पूछ लेगा, और ये 2 नाम पूछ लेगा। बाकी शोभाराम आपको ध्यान में रखना है, और इसकी राजधानी खैर अभी तक नहीं पूछी, लेकिन क्या पता पूछ ले, तो अलवर भी इसकी ध्यान में रखना है। यानी कि कुल मिला के जो फर्स्ट चरण है उसके बारे में आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है कि अलवर ABCD ये ट्रिक्स आप याद रख सकते हो। और जो अलवर में ठिकाना था निमराना, एक ये आपको याद रखना है। डेट की ट्रिक्स मैंने आपको पहले ही बता दी, तो फर्स्ट चरण में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड चरण की। तो अब आता है सेकंड चरण, और जो सबसे ज़्यादा रियासत चरणों में जुड़ी थी वो जुड़ी थी सेकंड चरण में, और जो उसका जो नाम था सेकंड चरण का वो नाम था पूर्व राजस्थान,
पूर्व राजस्थान संघ। इसकी डेट मैंने आपको बताई थी कि 1825, वापिस से 25 कौन सी, मार्च और 1948, 18, 25, 18, 30, 15, 26 एक, इस तरह को आप इसको याद कर सकते हैं। और इसमें जो टोटल इकाइयाँ मिली थी वो मिली थी 10। पहले फर्स्ट चरण में मिली थी 5 और ये है सेकंड चरण में, और सेकंड चरण में मिली है पूरी पूरी 10। तो वो 10 कौन कौन सी इकाई थी अभी देखते हैं, आपको आसानी से याद हो जाएगी। देखो इसमें मिली थी एक तो हाड़ौती, हाड़ौती के बाद में इसमें मिला था वागड़, वागड़ के बाद में इसमें मिली थी नॉन सैल्यूट, नॉन सैल्यूट, और इसके बाद में एक मिली थी एकमात्र मुस्लिम रियासत, मुस्लिम रियासत। नॉन सैल्यूट के बारे में मैंने इससे फर्स्ट में जो बेसिक्स पढ़ाए थे वहाँ पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। देखो हाड़ौती की बात करें तो उस टाइम पर हाड़ौती में जो जिले थे उनकी बात करें तो उस टाइम पर जिले थे वो थे एक तो कोटा, कोटा के बाद में था एक बूंदी, बूंदी के बाद में एक था झालावाड़। बाकी 12 तब नहीं बना था, आप ये मत सोचे कि कोटा, 12, बूंदी, झालावाड़ ये 4 जिले थे। 12 उस वक्त कोई रियासत नहीं थी। वागड़ की बात करें तो वागड़ में थे एक तो डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में थे बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में थे प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ ठीक। और उसके बाद में नॉन सैल्यूट कौन कौन सी थी, एक तो किशनगढ़ थी नॉन सैल्यूट में, एक तो किशनगढ़ के बाद में थी एक शाहपुरा, ये 2 रियासत थी नॉन सैल्यूट, शाहपुरा ठीक। और एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ठीक है डूंगरपुर की सॉरी बांसवाड़ा की बात करें तो इस वक्त वहाँ पर बांसवाड़ा में जो ठिकाना था वो था कुशलगढ़, तो यहाँ पर एक ये ठिकाना भी आ गया कुशलगढ़। तो देखो यहाँ पर कुल 9 तो इकाइयाँ थी और एक ठिकाना था, यानी कि कुल मिलाकर ये 10 की 10 इकाइयाँ यहाँ पर हो चुकी है। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन ये बन सकता है कि निम्न में से कौन सी इकाई राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण में सम्मिलित नहीं थी। तो इस तरह से आपको ये 10 याद रख सकते हैं। को 10 कौन कौन सी थी, तो एक तो मुस्लिम रियासत टोंक, नॉन सैल्यूट किशनगढ़ और शाहपुरा। देखो किशनगढ़ भी आ गई और कुशलगढ़ भी आ गई, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी होना है। दोनों जो रियासत ठिकाने थे वो दूसरे चरण में मिले थे, किशनगढ़ भी और कुशलगढ़ भी। एक वागड़ था जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़ 12 उस वक्त नहीं था ठीक। इसकी राजधानी वगैरह की बात करें तो इसकी जो राजधानी उस टाइम पे बनाई गई थी वो बनाई गई थी कोटा को, राजधानी जो थी वो थी कोटा। कोटा अगर राजधानी बनाई गई थी तो इसकी जो चर्चा थी वो भी कोटा के किले में ही हुई थी, ये भी आप ध्यान में रखें। जैसे वहाँ पर इसका उद्घाटन लोहागढ़ में किया गया था, उसी तरह इसका उद्घाटन भी कोटा के किले में किया गया था। प्रधानमंत्री यहाँ पर भी अलग बनाए गए थे। अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो वो बनाए गए थे अगर देखो राजधानी अगर कोटा को बनाई गई है तो प्रधानमंत्री भी कोटा के ही होंगे, और उस वक्त कोटा के जो राजा थे वो थे भीम सिंह, ये भी आपको ध्यान में रखना है ठीक। अब प्रधानमंत्री बन गए, राज प्रमुख भी यहाँ पर बनेंगे। वहाँ पर जो राज प्रमुख बनाए गए थे उदयभान सिंह जी, उनकी वो फिर यहाँ पर बनाए गए थे राज प्रमुख कोटा के भीम सिंह जी। सॉरी एक मिनट मेरे से मिस्टेक हो गई है, ये जो भीम सिंह जी थे ये पीएम नहीं थे, ये भीम सिंह जी को बनाया गया था राज प्रमुख। और जो पीएम जी थे पीएम थे वो थे गोकुल लाल असावा, सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गई, गोकुल लाल असावा, यानी कि ये तो थे पीएम। और राज प्रमुख जो बनाए गए थे वो बनाए गए थे कोटा के भीम सिंह को, कोटा के भीम सिंह को। और उद्घाटन की बात करूँ तो मैंने आपको पहले बताया था कि एनवी गॉडगिल ने 2 चरणों का उद्घाटन किया था, एक फर्स्ट का और एक सेकंड का। और तीसरे चरण में आएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, एनवी गॉडगिल। इसके अलावा आपको और कुछ भी याद नहीं रखना है। दूसरे चरण में आपको ये रियासतें याद रखनी है कि हाड़ौती, वागड़, नॉन सैल्यूट और मुस्लिम रियासत। राजधानी बनाई गई थी कोटा को, उद्घाटन भी हुआ कोटा के किले में। और पीएम बनाए गए थे गोकुल लाल असावा को, और राज प्रमुख थे कोटा के भीम सिंह। भाई अगर कोटा में उद्घाटन हुआ तो जो राज प्रमुख बनाए जाएंगे वो भी बनाए जाएंगे कोटा के भीम सिंह को। और उद्घाटन का फर्स्ट और सेकंड चरण का जो उद्घाटन किया था वो किया था एनवी गॉडगिल ने। अब बात करते हैं तीसरे चरण की।
तीसरा जो चरण था यानी कि थर्ड, वो चरण था संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, और इसकी डेट थी 18/25/18, यानी कि वापस से 18, और 18 कौन सा था, अप्रैल वाला, 18 अप्रैल 1948, साल अभी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, 1948। इसके अंतर्गत संयुक्त राजस्थान के अंतर्गत अपन बात करें तो इसमें जो पूर्व राजस्थान था, यानी कि ऊपर जो हमने चर्चा करी थी जिसमें हाड़ौती, वागड़, नॉन सिलेट और मुस्लिम रियासत थी, यानी कि ऊपर जो 10 इकाइयाँ थी, उसके अंतर्गत सिर्फ एक रियासत का इसमें सम्मेलन हुआ था, यानी कि राजस्थान, पूर्वी राजस्थान प्लस उदयपुर। इसके अंतर्गत आपको ज़्यादा कुछ ध्यान में नहीं रखना है कि इसमें कौन कौन सी हुई थी, बस आपको एक ध्यान में रखना है कि जो तीसरा चरण था उसमें विलीन हुआ था उदयपुर रियासत का। जैसे ही उदयपुर इसका विलीन हुआ तो इसके अंतर्गत पहले 10 तो थी, एक और रियासत आई, यानी कि इसके अंतर्गत कुल 11 इकाइयाँ हो गई। उदयपुर अगर इसमें विलीन हुआ तो सब कुछ चेंज होना ही होना है, तो इसकी जो राजधानी बन गई वो बन गई वापस से उदयपुर, यानी कि उदयपुर का विलीन हुआ तो राजधानी बन जाएगी उदयपुर। राज प्रमुख भी चेंज हो गए, राज प्रमुख उस वहाँ पर थे कोटा के भीम सिंह जी, तो यहाँ पर बन जाएंगे भोपाल सिंह जी, कोटा में उदयपुर में बन जाएंगे भोपाल सिंह जी। और जो भीम सिंह नाराज ना हो इसलिए जो भीम सिंह जी थे उनको बना दिया वरिष्ठ उप राज प्रमुख, वरिष्ठ उप राज प्रमुख, इनको बना दिया भीम सिंह जी को, ताकि वो भी नाराज ना हो कि भाई आपको भी पद से हटा दिया, तो भीम सिंह को बना दिया वरिष्ठ राज प्रमुख। और जो पीएम थे तो देखो वागड़ के प्रदेश में एक व्यक्ति थे जो बहुत प्रसिद्ध थे, वो थे माणिक्य लाल। जब आप प्रजामंडल आपने पढ़े होंगे तब जो वागड़ क्षेत्र था उदयपुर डूंगरपुर की तरफ से, वहाँ पर जो माणिक्य लाल वर्मा थे वो बहुत प्रसिद्ध थे, जिन्होंने एकीकरण के समय इनको बना दिया गया था पीएम, माणिक्य लाल वर्मा। तो यहाँ के जो पीएम थे ये थे माणिक्य लाल वर्मा। और उद्घाटन की बात करें तो मैंने आपको पहले बताया था कि फर्स्ट और सेकंड करेंगे एनवी गॉडगिल और तीसरा करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्घाटन किया था पंडित नेहरू ने, ठीक। इसके अलावा और कुछ भी आपको ध्यान में रखना है। और हाँ, इसमें जो राज प्रमुख बनाए गए थे भोपाल सिंह जी, उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी कि जो राजधानी रहेगी वो राजधानी रहेगी एक तो उदयपुर, हमेशा के लिए राजधानी रहेगी उदयपुर, और जो राज प्रमुख रहेगा, राज प्रमुख का जो पद है वो रहेगा वंशानुगत, यानी कि इनके बाद इनके बेटे बनेंगे और उसके बाद उनके बेटे। और जो प्रीवियर्स है यानी कि इनकी जो एक तरह से तनख्वाह होती थी वो होगी 20 लाख रुपये। 1948 की बात है, 1948 में 20 लाख बहुत ज़्यादा थे, तो 20 लाख ये इन्होंने 3 शर्तें रखी थी, तो ये भी आपको अगर ध्यान में रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको ये चीज़ें आपको कंफर्म ध्यान में होनी चाहिए कि उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और पीएम थे माणिक्यलाल वर्मा, और जो भीम सिंह जी थे इनको बना दिया वरिष्ठ राज प्रमुख। बाकी राज प्रमुख थे भोपाल सिंह जी, और इसमें विलीन हुआ था उदयपुर का। इसके अलावा इसमें और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं चौथे चरण की। देखो बात आई चौथे चरण की, तो जो चौथा चरण था उसका नाम था बृहद राजस्थान, बृहद राजस्थान, और इसकी डेट थी 18/25/18/30 कौन सा, मार्च, और मार्च यानी कि साल हो गया चेंज 1949, ठीक, ये इसकी डेट हो गई। अब जो बृहद राजस्थान थे यानी कि राजस्थान अब बड़ा हो चुका है, तो इसमें जो संयुक्त राजस्थान ऊपर था जिसके अंतर्गत 10 इकाइयाँ प्लस उदयपुर पहले संयुक्त मतलब बन चुके थे, यानी कि तीसरे चरण में, तो संयुक्त राजस्थान में यहाँ पर विलीन हुआ बड़ी बड़ी 4 रियासतों का। और वो 4 रियासत कौन कौन सी थी, एक तो थी जयपुर, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ कि एक तो थी जयपुर, जयपुर के बाद में थी जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में थी बीकानेर, और बीकानेर के बाद में थी जोधपुर। ये जो राजस्थान की बड़ी बड़ी रियासतें थी इनका विलीन हुआ था चौथे चरण में, यानी कि तब बना था राजस्थान बृहद यानी कि बड़ा। तो आपको यहाँ पर ये 4 रियासतें ध्यान में रखनी है कि कौन सी, क्वेश्चन यूँ बन सकता है कि निम्न में से कौन सी रियासत बृहद राजस्थान में सम्मिलित नहीं हुई थी, तो जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, ये 4 आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। अब यहाँ पर जैसे ही ये बड़ी बड़ी रियासतें विलीन हुई तो राजधानियाँ भी बननी है। देखो वर्तमान राजधानी आप सबको पता है जयपुर है, तो अगर यहाँ पर जयपुर का विलीन हुआ तो राजधानी भी बननी है जयपुर को, तो राजधानी जो बनी थी वो बनी थी जयपुर, यानी कि ये बन गई राजधानी, ठीक। अब उसके बाद में पीएम भी बनने थे, तो पीएम जो जयपुर प्रजामंडल था उसमें आपने एक नाम सुना होगा, हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। तो इन्होंने भी मौका नहीं छोड़ा और इनको बना दिया पीएम, ताकि लोगों का इन पर भरोसा था, तो जब पटेल जी ने इनको साथ में ले लिया ताकि लोगों का विश्वास भी बना रहे।
अब उसके बाद में राज प्रमुख की बात करें तो वहाँ पर जो भोपाल सिंह जी थे, भीम सिंह जी थे, वो नाराज ना हो इसलिए देखो यहाँ पर भी बनाने थे राज प्रमुख। और जयपुर में उस वक्त के जो राजा थे वो थे मान सिंह जी, तो इनको बना दिया राज प्रमुख, मान सिंह जी द्वितीय, इनको बना दिया राज प्रमुख। और जो भोपाल सिंह जी थे वो नाराज ना हो इसलिए उनको बना दिया महाराज प्रमुख, महाराज प्रमुख। भाई आपका पद हम नहीं हटाएंगे, आपको बना देंगे महाराज प्रमुख, और वो बते भोपाल सिंह जी। एक मिनट, भोपाल सिंह जी, भोपाल सिंह जी, ठीक। अब उसके बाद में यहाँ पर जो उद्घाटन किया था, तो देखो अगर रियासतें बड़ी बड़ी है तो उद्घाटन भी जो बड़े व्यक्ति है वही करेंगे। तो यहाँ पर जो उद्घाटन किया था वो किया था पटेल जी ने, मतलब कि पटेल जी स्वयं आए थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि इन्होंने इसका उद्घाटन किया था, ठीक। अब उसके बाद में बात करें तो यहाँ पर प्रथम बार हुआ था महाराज पद का सृजन। तो आपको ये भी याद रखना है कि महाराज प्रमुख, तो महाराज प्रमुख का जो पद का सृजन हुआ था यानी कि 1995 में, तो ये इनकी मृत्यु होने के कारण महाराज प्रमुख का पद समाप्त भी हो गया था, लेकिन इसका जो सृजन हुआ था वो हुआ था चौथे चरण में, यानी कि 30 मार्च 1949 को। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आ सकता है कि महाराज प्रमुख का जो सृजन हुआ था वो कब हुआ था और उसका समाप्त कब हुआ था। तो 30 मार्च 1949 को तो उसका सृजन हुआ, और 1955 में जब उनकी मृत्यु हुई तब उस पद को समाप्त कर दिया गया, और उस पद की जगह जो पद बना था वो बना था राज्यपाल। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है कि राज्यपाल का पद कब बना था, कब हुआ था, कब नहीं हुआ था, ठीक। अब इसमें बात आ रही जोधपुर की। तो जोधपुर के एक राजा थे हनुमंत सिंह, उनका भी एक वाक्य हुआ था, तो वो भी उससे भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो वो भी ध्यान रखना है कि जो वहाँ के राजा थे हनुमंत सिंह, इन्होंने मतलब जब सरदार पटेल जी और वीपी मेनन जब इनके पास गए थे इनको कन्विंस करने के लिए कि भाई आप राजस्थान में विलीन हो जाओ, तो हनुमान सिंह ने जब वीपी मेनन थे इनकी कनपट्टी पर पिस्तौल तान दी, यानी कि इनको पिस्तौल दिखा दी कि आप, और यूँ बोल दिया कि भाई आप हमें मत बताओ कि हम कहाँ जाएँ कहने जाएँ, यानी कि हम आपके दबाव में काम नहीं करेंगे। तो आपको एक वाक्य भी याद रखना है कि पिस्तौल किसने तानी थी, किसके सिर पे तानी थी। तो हनुमान सिंह जो जोधपुर के राजा थे उन्होंने पिस्तौल तानी थी वीपी मेनन को। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा चौथे चरण में और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं पाँचवें चरण की। देखो पाँचवें चरण की बात करने से पहले आपको एक ज़रूरी बात बता दूं कि जब चौथे चरण में जो बड़ी बड़ी रियासतें मिली थी तो उस टाइम पर उन रियासतों में मतलब विभागों को बांटा गया था। तो कौन से रियासत को कौन सा विभाग मिला था वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि जो राजधानी थी तो वो तो बनाई गई थी जयपुर को ही, सही। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जयपुर को राजधानी बनाई गई थी, ठीक। उसके बाद में जो न्याय विभाग था यानी कि न्यायालय वगैरह, तो जो न्याय विभाग था वो दिया गया था, न्याय विभाग, और वो दिया गया था जोधपुर को, ठीक। न्याय विभाग के बाद बात करें, शिक्षा विभाग की बात करें तो जो शिक्षा विभाग था वो दिया गया था बीकानेर को। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सा विभाग किसे दिया गया था। कृषि विभाग की बात करें तो कृषि विभाग दिया गया था कृषि विभाग दिया गया था हाँ भरतपुर को, क्योंकि उधर अच्छी तरह से अच्छी कृषि होती है। कृषि विभाग के बाद बात करें खनिज विभाग, तो जो खनिज विभाग दिया गया था वो दिया गया था उदयपुर को। वहाँ पर बहुत सारी खाने हैं तो वहाँ पर खनिज विभाग दे दिया गया। और उसके बाद में बात कर रहे हैं वन और सहकारिता विभाग, ये दिया गया था कोटा को। तो ये कुछ विभाग है जो भी आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन बने हैं और आगे भी बनने की संभावना है। तो अब हम बात करेंगे पाँचवें चरण की। तो पाँचवें चरण की बात करें तो चरण कौन सा था, पाँचवा। और पाँचवा चरण था जिसमें बना था एक तो संयुक्त, यानी कि जो वृहद राजस्थान बना था और जो संयुक्त राजस्थान बना था, उसके बाद इन दोनों को विलीन कर दिया गया। तो वृहद प्लस संयुक्त बराबर संयुक्त वृहद राजस्थान, ठीक। और इसकी डेट जो मैंने आपको बताई थी वो थी 15 मई 1949, ठीक। ये थी इसकी डेट। अब यहाँ पर कौन कौन से का विलीन किस में हुआ तो मैं आपको बताता हूँ। तो जो वृहद राजस्थान था, उस वृहद राजस्थान में यहाँ पर विलीन हुआ था मत्स्य संघ का, कि भाई आप इसमें विलीन अब हो जाओ, हमारा राज्य बड़ा हो चुका है। तो इसमें विलीन कर दिया मत्स्य संघ का। तो 14 तो थी इनके पास में और इनके पास में थी चार रियासत और एक ठिकाना, यानी कि 5। तो यहाँ पर टोटल होगी 14 और 4 18 रियासत हो गई और 3 ठिकाने हो गए।
तो इनके पास होगी 18+3। अब राजधानी भी बदलेगी वापस से, तो मतलब चेंज तो खैर कुछ भी नहीं हुआ, राजधानी वही जयपुर रही। उसके बाद में जो प्रधानमंत्री थे वो हीरालाल शास्त्री रहे, हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री रहे। और जो महाराज प्रमुख थे वो भोपाल सिंह जी थे ही सर ही। तो उसके बाद और कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, पाँचों चरण बस आपको इतना याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट बात करें अगर छठे चरण की, तो छठे चरण का जो नाम था वो था राजस्थान संघ, यानी कि राजस्थान लगभग लगभग अब पूरा होने जा रहा था। तो ये था राजस्थान संघ, और इसकी डेट मैंने आपको बताई थी 26 जनवरी, साल पूरा निकल गया था, यानी कि 26 जनवरी 1950 ये इसकी डेट थी। और इसके अंतर्गत आबू देलवाड़ा को छोड़कर, यानी कि संयुक्त राजस्थान, जो संयुक्त वृहद राजस्थान था, संयुक्त वृहद यानी कि जिसमें ये जो मत्स्य संघ है इसका विलीन हो चुका था। तो अब इसके बाद में कौन कौन सी बच रही थी, तो वो बच रही थी, एक तो सिरोही और एक आबू देलवाड़ा, ठीक, और एक अजमेर, जो कि अब आगे जाके मिलेंगे। तो संयुक्त वृहद राजस्थान में विलीन हुआ सिरोही का। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो छठा चरण था उसके अंदर विलीन हुआ सिरोही का। और सिरोही में एक जगह है आबू देलवाड़ा, आबू देलवाड़ा, यानी कि जो माउंट आबू क्षेत्र है जहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से अच्छी जगह है। तो जो सरदार पटेल जी थे वो ये चाहते थे कि जो आबू देलवाड़ा है इसका विलीन हो गुजरात रियासत में, तो उन्होंने प्रयास किया कि इसका विलीन अभी ना करें, तो इसको छोड़ करके सिरोही का इसमें विलीन हो गया, ठीक। अब यहाँ पर बात करते हैं जो डेट आ गई है 1950, ठीक। अब बात आती है 1955 की। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब राज प्रमुख पद का सृजन हुआ था चौथे चरण में, चौथे चरण में जब उसका सृजन हुआ था महाराज प्रमुख का, वो 1955 में उनकी डेथ हो गई, और इस पद का उन्होंने हटा दिया कि भाई ये पद अब नहीं होगा, यानी कि महाराज प्रमुख पद समाप्त हो गया, महाराज प्रमुख। और उस टाइम पे जो महाराज प्रमुख थे वो थे भोपाल सिंह जी, मैंने आपको पहले बताया था। तो इस पद का हो गया समाप्त, ठीक। अब बात आती है सातवें चरण की और आखिरी चरण की। सातवां जो चरण था वो था राजस्थान जो वर्तमान में है, यानी कि राजस्थान। और ये राजस्थान की जो डेट मैंने आपको बताई थी वो बताई थी 1 नवंबर 1956। जो ये आबू देलवाड़ा क्षेत्र यहाँ पर छोड़ा गया था उसको वापस से प्रयास करके उसका विलीन इसमें कर दिया गया, यानी कि जो राजस्थान संघ था राजस्थान संघ इसमें विलीन हुआ आबू देलवाड़ा, आबू देलवाड़ा, ठीक। और इसके बाद में एक एक जगह और थी सुनेल टप्पा, ये भी आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा, सुनेल टप्पा। बस आबू देलवाड़ा और सुनील टप्पा का इसमें विलीन हो गया। अब यहाँ पर सब चीज़ें चेंज होनी है क्योंकि जो पद थे वो हट चुके हैं और कुछ पद बनेंगे। तो राजधानी की बात करें तो राजधानी पहले से जयपुर थी, अब भी जयपुर ही रहेगी, आगे भी जयपुर ही है। तो जयपुर थी, अब यहाँ पर पीएम को बना दिया सीएम, यानी कि प्रधानमंत्री जो पहले पद था उसको बना दिया सीएम। और जो प्रदेश सीएम थे वो थे मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक। उसके बाद में जो राज प्रमुख पद था उसको समाप्त करके बना दिया राज्यपाल पद। और जो पहले जो राज्यपाल थे वो थे सरदार गुरुमुख सिंह, सरदार गुरुमुख सिंह निहाल, इनका पूरा नाम था सरदार गुरुमुख सिंह निहाल, ठीक। अब ये जो सातवां चरण था इसका हो गया समाप्त। अब उसके बाद में कुछ थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, मतलब कि कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें हो चुकी है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो सुनील टप्पा क्षेत्र था ये राजस्थान में मिलाया गया, और राजस्थान का जो सिरोही क्षेत्र था वो एमपी, मतलब जो सिरोज क्षेत्र था वो एमपी में मिलाया गया, यानी कि एमपी का जो क्षेत्र था सुनील टप्पा, सुनील टप्पा ये मिलाया गया राजस्थान में, ठीक। और राजस्थान का जो क्षेत्र था, राजस्थान का क्षेत्र था सिरोज, इसे मिलाया गया एमपी में, यानी कि अदला बदली हुई कि भाई एमपी से ले लिया सुनील टप्पा, सॉरी एमपी से ले लिया सुनील टप्पा, और राजस्थान का जो सिरोज था उसे दे दिया एमपी में। एक तो बात आपको ये ध्यान में रखनी है, और आपको ध्यान में रखना है, मैं बताता हूँ कि जो भाषाई आधार पर जो रियासत थी वो यूपी में मिलना चाह रही थी, वो थी एक तो यूपी में मिलना चाह रही थी, वो थी एक तो भरतपुर, भरतपुर के बाद में धौलपुर, ये दो रियासत थी जो चाह रही थी कि भाई हमारी भाषा यूपी से संबंधित है तो हमें भी यूपी में ही विलीन कर दो, लेकिन सरदार पटेल जी ने ऐसा नहीं किया, ठीक। इसके बाद में एक चीज़ और है कि जो डेट आपको याद रखनी है वो है कि राजस्थान दिवस और राजस्थान स्थापना दिवस, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, राजस्थान स्थापना दिवस। देखो चौथा जो चरण था
उसकी जो डेट थी वो थी 30 मार्च, यानी कि 30 मार्च को लगभग लगभग राजस्थान का वर्तमान स्वरूप आ चुका था। यानी कि राजस्थान की जो राजस्थान दिवस है वो उस टाइम से ही शुरुआत हुई। यानी कि जो राजस्थान दिवस था वो मनाया जाता है 30 मार्च को। और जो राजस्थान स्थापना दिवस वो मनाया जाता है 1 नवंबर को। यानी कि 1 नवंबर को राजस्थान के जो संपूर्ण जो वर्तमान राजस्थान है वो पूर्ण हो चुका था। तो आज राजस्थान के जो एकीकरण है इससे संबंधित मैंने आपको जितनी भी बातें थी वो लगभग लगभग आपको सारी यहाँ पे बता दिए। इसके अलावा राजस्थान के एकीकरण से और भी कुछ क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज को आपको ये क्लास पसंद आएगी, जिसमें मैंने राजस्थान के पूरे पूरे 7 चरणों को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो आपको सेशन अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो धन्यवाद। जय श्री राम।